नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। फरवरी 2022 करंट अफेयर की सीरीज के अंतर्गत अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहे महत्वपूर्ण मुद्दों को पढ़ लेते हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है और वर्तमान समय में भी जारी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ही कुछ चीज़ें और चर्चा में रही है, जैसे ऑपरेशन गंगा, नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, स्विफ्ट प्रणाली, दोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र। तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की औपचारिक शुरुआत 24 फरवरी से मानी जाती है। अगर इसके कारणों पर जाएं तो यूक्रेन के पश्चिमी देशों की ओर बढ़ रहे निरंतर झुकाव व नेटो में सम्मिलित होने की आशंका को लेकर रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है। रूस यूक्रेन से संबंधित अगर हम घटनाक्रम देखें तो 21 फरवरी 2022 को रूसी राष्ट्रपति द्वारा पूर्वी यूक्रेन के दो अलगाववादी क्षेत्र जो दोनेस्क व लुहांस्क हैं, उनको अलग गणराज्य के रूप में मान्यता दे दी जाती है। दोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र का महत्व क्या है? तो दोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र सामूहिक रूप से इन्हें डोनबास कहा जाता है और यह क्षेत्र प्रमुख उद्योग, कोयला खनन व इस्पात के लिए लोकप्रिय है। हम दोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र में अलगाववाद का एक कारण ये माना जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत काल के दौरान इन क्षेत्रों में रूसी श्रमिक प्रवासियों के रूप में बस गए थे और इसलिए यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग रूसी भाषा बोलते हैं और इसीलिए रूस का लगाव इन क्षेत्रों से रहा है और रूसी राष्ट्रपति द्वारा इसीलिए दोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र को अलग गणराज्यों के रूप में मान्यता दी है। दोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में भी और मेंस में भी 3 अंकों में इसे लिखने के लिए पूछा जा सकता है, तो इसे उसी दृष्टि से पढ़ना है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा काफ़ी चर्चा में रहा। ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान था जो युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे हुए सभी भारतीय नागरिकों, जिसमें अधिकांश मेडिकल स्टूडेंट थे, तो उनको वहां से सुरक्षित वापस स्वदेश लाने के लिए ये अभियान चलाया गया था। तो 2 अंकों में, 3 अंकों में और प्रारंभिक परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन गंगा के बारे में। जो अभी हमने पढ़ा नेटो के बारे में अब हम जान लेते हैं। नेटो में शामिल होने की आशंका को लेकर ही रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया। तो नेटो क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, हो सकता है कि प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाए। तो नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी रूपांतरण है इसका उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी और संधि का नाम है उत्तर अटलांटिक संधि। इसे ही वाशिंगटन संधि अप्रैल जो 1949 में हुई उसके नाम से जानते हैं। अब ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो यह सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा स्थापित सैन्य गठबंधन है। तो ये ध्यान रखना है कि नेटो एक सैन्य गठबंधन है। ऐसा माना जाता है कि जो देश नेटो में सम्मिलित है, अगर एक देश पर आक्रमण होगा तो उस संपूर्ण नेटो देशों में माना जाएगा। इनकी सदस्य संख्या कितनी है? 30, यानी इसमें 30 देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अब हम विश्व मानचित्र में रूस और यूक्रेन की अवस्थिति देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये रूस की सीमा है और ये यूक्रेन है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। यहीं पर आप देखेंगे तो ये क्रीमिया है। क्रीमिया पर वर्ष 2014 में रूस द्वारा कब्जा कर लिया गया था और इसी के चलते इसे G8 समूह से बाहर होना पड़ा था। अभी जो हमने बात की कि रूस द्वारा 21 फरवरी को दोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र को अलग गणतंत्र की मान्यता दी गई है, तो वो यहाँ का क्षेत्र है। अगर हम यूक्रेन से सीमा से सटे अन्य देशों की बात करें तो इसके उत्तर में बेलारूस है। आप देखेंगे यहाँ पोलैंड है, ये स्लोवेनिया है, यहाँ हंगरी है, रोमानिया है और एक मालडोवा देश है। सी ऑफ अजोब को भी ध्यान रखना है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच में है। एक ब्लैक सी भी है। आप ब्लैक सी में ज़रूर देखें घर में कि कौन कौन से देश ब्लैक सी से सीमा साझा करते हैं। और आगे चलते हैं और जानते हैं स्विफ्ट प्रणाली के बारे में और नॉर्ड स्ट्रीम, जो कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण चर्चा में रहे हैं।
स्विफ्ट प्रणाली क्यों चर्चा में रही? रूस यूक्रेन संकट के बीच कुछ रूसी बैंकों को स्विफ्ट प्रणाली से बाहर कर दिया गया और इसीलिए ये चर्चा में है। स्विफ्ट का यहाँ फुल फॉर्म आप देखेंगे, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। क्या है ये? यह वैश्विक स्तर पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक मैसेजिंग नेटवर्क है। क्या मुख्य कार्य है इसका? वित्तीय लेन देन से संबंधित सूचनाओं के सुरक्षित और सुनिश्चित आदान प्रदान की व्यवस्था प्रदान करना। मतलब है इसका कि यह बैंक वित्तीय संस्थानों से आपस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन का लेन देन करती है। क्या प्रभाव होगा जबकि इसे रूस को स्विफ्ट प्रणाली से हटा दिया गया है? तो इसका प्रभाव क्या होगा? विभिन्न देशों के साथ जो बैंकों से लेन देन है वो अब नहीं हो पाएगा, यानी विदेशी फंडिंग प्रभावित होगी। अब अगर हम स्विफ्ट के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय बेल्जियम में है और इसकी स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। तो ध्यान रखना है, स्विफ्ट के बारे में पूछा जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान नॉर्ड स्ट्रीम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन भी चर्चा में रही है। इसका निर्माण रूस कर रहा है, जर्मनी ने। तो क्यों चर्चा में रही है? क्योंकि जर्मनी ने रूस की ओर से निर्माणाधीन इस पाइपलाइन की प्रमाणन प्रक्रिया को निलंबित कर दिया गया है। तो ध्यान रखना है कि अगर नॉर्ड स्ट्रीम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पूछा जाता है तो जर्मनी में इस पाइपलाइन का निर्माण कौन कर रहा है? रूस कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने रूस यूक्रेन युद्ध, जो कि चर्चा में रहा, अभी वर्तमान में भी जारी है, उसके बारे में, उसके कारणों को समझा। दोनेस्क और लुहांस्क क्यों चर्चा में रहे हैं? ऑपरेशन गंगा क्या है? नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के बारे में पढ़ा, स्विफ्ट प्रणाली के बारे में पढ़ा और विश्व मानचित्र में रूस, यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों की उपस्थिति हमने जानी। चलते हैं और आगे। अब अगली बात लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के बारे में है, जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किया गया है। यह विभिन्न देशों में शासन में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन करता है और ऐसा पहला इंडेक्स वर्ष 2006 में जारी किया गया था। अब हम इस सूचकांक के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जैसे इस सूचकांक को 5 श्रेणियों के आधार पर तैयार किया जाता है। किसी भी देश में चुनावी प्रक्रिया किस प्रकार की है, सरकार का कामकाज किस प्रकार का है, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता का क्या स्तर है, और इसी आधार पर यह सूचकांक तैयार किया जाता है। कुछ और बातें अगर हम इसके बारे में जानें तो यहाँ पर स्कोर 0 से 10 के बीच दिया जाता है और कुल अंकों के आधार पर ही देशों को 4 प्रकार में बांटा गया है। 4 प्रकार क्या हैं? पूर्ण लोकतंत्र, दोषपूर्ण लोकतंत्र, संकर शासन जिसे हाइब्रिड रिजीम भी कहा जाता है, और सत्तावादी शासन जहाँ पर तानाशाही है। तो हम समझते हैं कि कितने स्कोर पर कौन सा दर्जा किसी देश को मिलता है। अगर हम देखें कि किसी भी देश का अगर स्कोर 8 से ज़्यादा है तो उसे फुल डेमोक्रेसी या पूर्ण लोकतंत्र का दर्जा दिया जाता है। वहीं 8 से कम या 8 के बराबर लेकिन 6 से ज़्यादा है किसी देश का स्कोर, क्या है? 6 से ज़्यादा और 8 के बराबर या 8 से कम है तो उसे दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं अगर हम हाइब्रिड रिजीम की बात करें तो यह 4 से ज़्यादा, अर्थात किसी देश का स्कोर अगर 4 से ज़्यादा है और 6 से कम या उसके बराबर है तो उसे हाइब्रिड रिजीम, संकर शासन का दर्जा दिया जाएगा। वहीं सत्तावादी शासन 4 या उसके बराबर अंकों पर, यानी किसी देश का स्कोर अगर 4 है या उससे कम है तो उसको सत्तावादी शासन की श्रेणी में रखा जाएगा। अब हम वर्ष 2021 के इंडेक्स के कुछ निष्कर्षों पर अगर हम ध्यान दें तो पहला स्थान नॉर्वे का है, दूसरा न्यूजीलैंड और फिनलैंड का है। जो पहला स्थान नॉर्वे का है उसने स्कोर कितना किया है? 9.75। और हमने बात की थी कि जिसका स्कोर 8 से ज़्यादा होगा उसे फुल डेमोक्रेसी का दर्जा दिया जाता है, तो इसे भी फुल डेमोक्रेसी का दर्जा दिया गया है। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत की रैंक क्या रही है? 167 देशों में 46वीं रैंक रही है और भारत का स्कोर रहा है 10 में से 6.91। और अभी हमने समझा है कि जिस देश का स्कोर 8 से कम है या उसके बराबर है तो उसे हम दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखते हैं। तो भारत को भी दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। ध्यान रखना है भारत की रैंक क्या है? 167 देशों में 46वीं रैंक है
और स्कोर 6.91 है। अगर वर्ष 2020 से इसकी तुलना करें तो भारत का स्थान 53वां था 167 देशों में, यानी 7 पायदान का सुधार हुआ है। अब अगर हम लास्ट रैंक की बात करें कि अंतिम पायदान पर कौन रहा है, तो अफगानिस्तान का अंतिम स्थान है और उसका स्कोर आप देखेंगे कि 0.32, यानी यहाँ पर सत्तावादी शासन कहिए या तानाशाही शासन, तालिबान का शासन अभी वर्तमान में यहाँ पर चल रहा है। तो ये है। अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की स्थिति है 101 और यहाँ पर हाइब्रिड रिजीम का दर्जा पाकिस्तान को दिया गया है। वहीं अगर आप चीन की बात करेंगे तो चीन की रैंक 148 है और चीन का जो स्कोर रहा है वो 2.21 रहा है, यानी यहाँ भी सत्तावादी शासन की श्रेणी में चीन को रखा गया है। अब अगर और हम थोड़ा एनालिसिस करें तो ये रिपोर्ट कहती है कि पूर्ण लोकतंत्र कितने देशों में है, तो वो 21 देशों को बताती है कि 21 देश पूर्ण लोकतंत्र की स्थिति में हैं और ये कुल जनसंख्या का लगभग 6.4% है। वहीं 53 देश दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में आते हैं और विश्व की जनसंख्या का लगभग 39.3% भाग है और 34 देश हाइब्रिड रिजीम या संकर शासन के अंतर्गत आते हैं। वहीं सत्तावादी शासन की बात करें तो 29 देशों में दिखाई देता है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो हमें ध्यान रखना है मेंस आंसर राइटिंग में ये फैक्ट प्रयोग किए जा सकते हैं। प्रीलिम में भी पूछा जा सकता है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या रही है, कौन सी संस्था इसे जारी करती है, तो ये बातें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे छोटी सी इन्फॉर्मेशन जस्टिस चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा के बारे में है, जो कि नेपाल के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं और हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं, क्योंकि इनके विरुद्ध नेपाली संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। तो पूछा जा सकता है जेबी राणा के बारे में, तो हमें ध्यान रखना है। अगली बात फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर के बारे में है, जो हाल ही में जर्मनी के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए हैं और यह इनका लगातार दूसरा कार्यकाल है। पहला कार्यकाल 2017 से 22 तक रहा और अब दूसरा 22 से 27 के बीच होगा। एक चीज़ ध्यान रखना है जर्मनी के बारे में कि जर्मनी में सभी कार्यकारी शक्तियां चांसलर के पास होती हैं और वहां राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख होता है। तो ध्यान रखना है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर के बारे में। चलते हैं और आगे। अगली इन्फॉर्मेशन बुर्किना फासो के बारे में है। ये पश्चिमी अफ्रीकी देश है। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, ये अपने सैन्य सरकार के कारण चर्चा में रहा और जनवरी 2022 में यहाँ पर तख्ता पलट हुआ और अभी यहाँ पर सैन्य शासन है। तो बुर्किना फासो में सैन्य शासन है और ये पश्चिमी अफ्रीकी देश है, इसके बारे में ध्यान रखना है। चलते हैं और आगे। अगली बात चीनी राशि चक्र के बारे में है। चीनी राशि वर्ष के अनुसार वर्ष 2022 चीते के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और चीते का वर्ष 1 फरवरी 2022 से प्रारंभ है। तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि चीन में 12 वर्षों के ज्योतिष चक्र के आधार पर लगातार 12 वर्षों का नामकरण अलग अलग जानवरों के नाम के आधार पर होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्रत्येक राशि का अपना तत्व भी होता है, जैसे पृथ्वी, लकड़ी, अग्नि, धातु, जल। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया कि धात्विक चूहे का वर्ष, तो ये तत्व भी है और यहाँ पर आप जानवर का नाम भी देखेंगे। अन्य जानवरों में चूहा है, बैल, बाघ, खरगोश, ड्रैगन, ऐसे 12 जानवर हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि चीते का वर्ष किस देश से संबंधित है तो वो चीन होगा। चलते हैं आगे। अगली बात बादशिराई चक्रवात को लेकर है। अभी हाल ही में बादशिराई चक्रवात चर्चा में रहा। यह हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और इससे अभी सबसे ज़्यादा तबाही मेडागास्कर, जो कि पूर्वी अफ्रीकी देश है, वहाँ हुई है और इससे प्रभावित अन्य देशों में मॉरिशस है, रीयूनियन है। तो पूछा जा सकता है बादशिराई चक्रवात के बारे में कि अभी ये कहाँ आया, किस प्रकार का चक्रवात है, तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और हिंद महासागर में है। सबसे ज़्यादा प्रभावित इसने मेडागास्कर को किया। अगली जानकारी G20 शिखर सम्मेलन को लेकर है। अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन चर्चा में क्यों रहा है। G20 का जो 2023 का सम्मेलन है वो भारत में आयोजित किया जाएगा। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी हेतु नई दिल्ली को समूह का अस्थायी सचिवालय घोषित किया गया। अब हम अस्थायी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि G20 का अपना कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।
इसी में आगे बात कही जाती है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति बनेगी और इस सचिवालय का मार्गदर्शन करेगी। और इस शीर्ष समिति में प्रधानमंत्री के अलावा वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और G20 शेरपा होंगे। G20 शेरपा के बारे में जानना है कि समूह में संबंधित देश की ओर से वार्ताएं शेरपा द्वारा ही संपन्न की जाती हैं। पहले पीयूष गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में अमिताभ कांत को, जो कि नीति आयोग के पूर्व CEO रह चुके हैं, उन्हें भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। और आगे चलते हैं और G20 के बारे में जान लेते हैं। तो G20 क्या है? विकसित एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं का मंच है। यहाँ पर विकसित देश भी हैं और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भी हैं। एक चीज़ और जानना है, जैसा कि हमने बात की थी कि इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, ठीक है, और जिस देश में यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है तो वही इसका सचिवालय बन जाता है। कुछ और अगर हम इसमें बातें जानें तो यहाँ पर कितने सदस्य देश हैं? 20 सदस्य देश हैं, 19 देश हैं और एक यहाँ पर EU के बारे में लिखा गया है, यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधित्व यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ये बातें हमने, इसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई। यह समूह मूलतः सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का एक मंच था, लेकिन 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो राष्ट्राध्यक्षों के मंच के रूप में इसका रूपांतरण कर दिया गया, जिससे इनका आप देखेंगे कि पहला सम्मेलन वर्ष 2008 में होता, जबकि इसकी स्थापना वर्ष 1999 में ही हो गई थी। तो हमने बताया ना कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आए तो उसी के बाद इसका पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। तो और अगर हम आगामी की बात करें तो भी हमने बताया कि 2022 का इंडोनेशिया बाली में होगा, अगले वर्ष का 2023 का दिल्ली में होगा भारत, और 19वां जो 2024 में होने वाला है ये ब्राज़ील में प्रस्तावित है। ध्यान रखना कि जो बाली का सम्मेलन आयोजित होगा वो 30-31 अक्टूबर 2022 को होगा और उसके बाद दिसंबर 2022 से इस सम्मेलन की अध्यक्षता या इस समूह की अध्यक्षता भारत के पास आ जाएगी। अब अगर हम G20 के महत्व को देखें तो यह विश्व की जनसंख्या का 2/3 भाग है, वैश्विक GDP का 85% भाग और वैश्विक व्यापार का 75% योगदान ये अपना निभाता है। तो इस दृष्टि से G20 महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसकी स्थापना को लेकर, इसके सचिवालय को लेकर, इसके मुख्यालय को लेकर। मुख्य परीक्षा में आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं इसके महत्व को, जो हमने यहाँ पर बात की है कि यह विश्व की जनसंख्या का 2/3 भाग अपने में समाहित करता है, वैश्विक GDP का 85% है। तो ये वैश्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। चलते हैं आगे। अगली एक महत्वपूर्ण जानकारी है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA, जो कि हाल ही में भारत और UAE के बीच ये समझौता संपन्न हुआ है। इस पर हस्ताक्षर 18 फरवरी 2022 को हुए और 1 मई 2022 से यह समझौता लागू है। ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट संपन्न किया है, तो वो देश होगा UAE। क्या लाभ होगा इससे? तो भारत के बाजार को पहुंच मिलेगी, यानी दोनों देशों के बीच बाजार पहुंच बढ़ेगी, प्रशुल्क दर कम होगी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी जो भारत और UAE के बीच व्यापार $60 अरब है, उसको अगले 5 वर्षों में $100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है। कुछ और बातें हैं जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि भारत UAE को किन किन वस्तुओं का निर्यात करता है। तो निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में रत्न हैं, आभूषण हैं, वस्त्र, चमड़े के सामान हैं, जूते हैं, खेल के सामान हैं, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि व लकड़ी के उत्पाद हैं, इंजीनियरिंग उत्पाद हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल हैं। तो इन्हीं क्षेत्रों में व्यापार के $100 अरब अमेरिकी डॉलर अगले 5 वर्षों में होने की उम्मीद लगाई जा रही है। परीक्षक देश से पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना है। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।